हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 6 यह दंतुनित मुस्कान और फसल कविता का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिनके कवि है नागार्जुन जी। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का हिंदी का यानी कोर्स ए का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गीत, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखिए, यहाँ पर दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के लिए नए नए दांत। मृतक का अर्थ हो रहा मरे हुए। जान यानी प्राण। धूली यानी धूल मिट्टी। धूसर यानी सना हुआ। गात यानी शरीर। जलजात यानी कमल। परस यानी स्पर्श। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री नागार्जुन जी दंतुनित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों अर्थात प्रफुल्लता का संचार कर देता है। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु का मुस्कान प्रसन्नता से भर दे। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कवि ने एक जन्म लेते हुए बच्चा, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब वो बहुत छोटा होता है और उसका जो हंसी होता है वो बहुत ही सुहावना होता है, वो बहुत ही क्यूट होता है देखने में। आप लोग का घर में अगर बच्चे होंगे जो लगभग 1 महीने के होंगे तो उसका जो हंसी रहेगा आप लोग को मनमोहक रहेगा, मतलब किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेगा। तो इसी तरह से कवि ने यहाँ पर एक नए नए जन्म लेते हुए शिशु का हंसी का यहाँ पर कहा है कि दंतुरित मुस्कान को यहाँ पर डिटेल्स में हम लोगों को सामने बताया है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल पुष्प झोपड़ी यानी घर में खिल रहा है। इस तरह कवि अपनी अतुल प्रसन्नता व्यक्त करता है। कवि कहते हैं कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर निष्ठुरता छोड़कर सहृदय बन जाएगा। अब देखिए आगे। छू गया तुमसे झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य है तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन जी शिशु की दंतुरित मुस्कान पर विमुग्ध होकर शिशु की माँ के प्रति आभार व्यक्त करते। तुम्हारी अपालक दृष्टि जो मुझे पहचानने के लिए प्रयास कर रही है, किंतु तुम्हारी माँ की मध्यस्थता के बिना मुझे भी तुम्हारा परिचय न मिलता। कवि शिशु ने कहता है कि मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए अपलक निहार रहे, लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो, अतः मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी माँ मध्यस्थ न होती तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मैं देख नहीं पाता और न ही तुम्हारी मुस्कान का आनंद उठा पाता। तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया ही हूँ। यहाँ पर अनिमेष का अर्थ हो रहा है अपलक, बिना पलक के। परिचित का अर्थ होता है जान पहचान। माध्यम यानी बीच चौलिया, जिसको मीडिएटर भी कहते हैं। अब आगे देखिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखनी मार और आज होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर देखिए संपर्क का अर्थ होता है संबंध। मधुपर्क यानी दही, दूध दही, शहद और गंगा जल को मिलाकर बनाया गया पेय। पंचामृत। कनखी मार यानी तिरछी निगाह से देखना। आंखें चार, आंखें मिलना। छविमान यानी सुंदर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि
नागार्जुन जी शिशु से कहते हैं कि मैं तो लंबे समय तक प्रवास ही करता रहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अतिथि ही हूँ। मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा। तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधुपर्क कराती रही, अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा। तुम मुझे कनखियों से, टेढ़ी पहचानों से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो, अब तक कहाँ रहे हो और इसने दिखा रहे हो। कनखियों से देख मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो और आँख मिलते हैं तो मुस्कुरा उठते हो। जब मुस्कान उठे तो उस समय की छवि बड़ी मनमोहक लगती है, मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ती है। अब हम लोग अगला कविता यानी फसल का सारांश को समझेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। कोटि का अर्थ होता है करोड़। यह एक बंगला शब्द है। स्पर्श यानी छूना, गरिमा मतलब गौरव, महत्व। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन जी फसल नदियों के जल और मनुष्य के परिश्रम का परिणाम है। इस तरह फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं अपितु अनेक नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जादू होती है। इसी तरह फसलें एक दो मनुष्य के परिश्रम का परिमाण नहीं होती है, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्य के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती है। खेतों की मिट्टी अपने गुण धर्म के फसल की खेती करती है और हजारों खेतों में खड़ी होती है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्य के परिश्रम और धरती के गुणधर्म को सम्मिलित सहयोग का परिणाम है। एक के अभाव में फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती है। अगला देखिए, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ है, संकोच है हवा की थिरकन का। महिमा का अर्थ होता है महत्व। संदली यानी चंदन के रंग वाली, रूपांतर यानी परिवर्तित, थिरकन यानी थिरकना, लहलहाना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि फसल का महत्व नदियों के पानी, कृषकों के परिश्रम और धरती के गुण धर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल की गरिमा नहीं रह सकती है। कवि फसल के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, यानी कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है। धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली भूरी संदली मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। फसल हवा के साथ थिरक उठती है। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।